डेट है आज 7 मई 2022। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। आज का कोटेशन है द फर्स्ट वेल्थ इज हेल्थ। राल्फ वाल्डो एमरसन ने कहा था ये। पहला धन या पहली संपत्ति आपका स्वास्थ्य है। ये आप हेल्थ से रिलेटेड कोई ऐसे का टॉपिक आता है उसमें यूज कर सकते हो, या फिर कोई जीएस का क्वेश्चन है हेल्थ से रिलेटेड उसमें भी यूज किया जा सकता है। देखो आप भी जानते हो ये लाइन कि वेल्थ इज़ हेल्थ, लेकिन अगर कोई फेमस पर्सन ने कोई बात कही है और उसका नाम आप लिखते हो, उसके नाम के साथ ये जोड़ते हो कोटेशन, तो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और फिर एग्जामिनर जो चेक कर रहा है वो आपको अच्छे नंबर देगा। आप कहोगे आप कोई फेमस पर्सन नहीं हो भाई साहब, अभी तक आप तैयारी कर रहे हो, तो आप ऐसे लिखोगे बिना किसी राइटर के तो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फिफ्थ। ये 5वीं सर्वे का डेटा है, 5वीं सर्वे आ चुकी है पहले। इसका 5th राउंड की जो रिपोर्ट है वो जारी की है अभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। ये देखो जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है इसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर निकालती है। ये 5वीं सर्वे है, इसका 5th एडिशन अभी जारी किया है। इसमें ये बताया गया है जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो ऑन एन एवरेज ये घट गया है 2.2 से 2.0। टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब है एक महिला अपने जीवन काल में कितने बच्चे पैदा करती है। एन एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर वुमन हमारी कंट्री में, यानी कि टोटल जितनी भी महिलाएं हमारी कंट्री में पूरे देश में, पहले वो पर वुमन 2.2 चिल्ड्रन वो जन्म देती थी। 2.2 का मतलब है 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, यानी कि एवरेज जैसे मान लो 100 महिलाएं हैं, एक महिला एक बच्चे को जन्म दे रही है, दूसरी मान लो 2 को, तीसरी मान लो 3 को दे रही है, मान लो चौथी 6 बच्चे जन्म दे रही है, या पांचवी मान लो 7 बच्चे जन्म दे रही है। तो इनका एवरेज कैसे निकालेंगे? जितनी 100 वूमन है उन्होंने जितने बच्चों को जन्म दिया उन बच्चों को जोड़ देंगे, डिवाइड बाई 100 कर देंगे, यानी कि 100 महिलाओं ने कितने बच्चों को जन्म दिया वो आ जाएगा। वो भाई साहब पॉइंट में भी आ सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आधा बच्चा जन्म दिया या सवा बच्चे को जन्म दिया या एक चौथाई बच्चे को जन्म दिया। तो ये आप समझ गए होंगे। तो 2.2 जो पहले फर्टिलिटी रेट था वो अब 2.0 हो गया है नेशनल लेवल पे। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 आई थी, उसमें ये 2.2 था टोटल फर्टिलिटी रेट, और ये अब नेशनल हेल्थ सर्वे 5 में 2.0 हो गया है। ये आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है। केवल 5 स्टेट ऐसे हैं इंडिया में, 5 राज्य जिनका जो रिप्लेसमेंट लेवल है वो 2.1 से अबव है, क्योंकि हमारा टारगेट है 2.1 तक अचीव करना था। ये 2.1 से ज़्यादा किस किस स्टेट में है अभी फर्टिलिटी रेट? बिहार में है 2.98, ये सबसे ज़्यादा है बिहार में। मेघालय में 2.91, ये फिर उत्तर प्रदेश में 2.35, झारखंड में 2.26, मणिपुर में 2.17 है। और जो ओवरऑल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट है वो 54% से 67% तक इंक्रीज हो गया है। ये कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट का मतलब ये है ऐसी महिलाएं जो गर्भ निरोधक ये दवाइयाँ मेडिसिन वगैरह यूज करती थी उनका रेट ज़्यादा बढ़ गया है, यानी कि गर्भ को कंट्रोल करने के लिए, प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने के लिए। जो इंस्टीट्यूशनल बर्थ रेट है वो भी इंक्रीज हो गया है 79% से 89%। इंस्टीट्यूशनल बर्थ का मतलब है यानी कि बच्चे का जन्म घर पे ना हो बल्कि हॉस्पिटल में हो। हॉस्पिटल में, किसी इंस्टीट्यूट में, किसी ऐसे कहीं पे मान लो कोई भी हॉस्पिटल टाइप की फैसिलिटी बनी हुई है कहीं पे, तो वहाँ पे हो बच्चे का जन्म। तो ऐसे केस इंक्रीज हुए हैं पहले से। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 4 है उसका डेटा 79% बताता है और ये इंक्रीज हो गए 5 में हो गया 89%। और जो ऐसे बच्चे हैं जो स्टंट हैं यानी कि स्टंटिंग का लेवल चिल्ड्रन में, यानी कि 5 से कम उम्र के बच्चे जो ऐसे स्टंटिंग है। स्टंटिंग का क्या मतलब होता है? स्टंटिंग का मतलब होता है ऐसे बच्चे जिनकी एज तो बढ़ गई है लेकिन एज के हिसाब से ना उनकी हाइट नहीं बढ़ी है, यानी कि कद छोटा रह गया, बौने रह गए हैं। तो इनका भी जो रेट है वो पहले से डिक्लाइन कर गया। पहले 38% बच्चे स्टंट थे, अब 36% है केवल इंडिया में। ये लास्ट 4 ईयर का डेटा है। नेक्स्ट टॉपिक है, ये देखो जो ये फैमिली हेल्थ सर्वे है ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी के लिए, जीएस पेपर 3 एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। पंजाब गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया है 1500 इंसेंटिव पर एकड़ फार्मर को दिया जाएगा। 1500 रुपये 1 एकड़ के लिए।
1 एकड़ में लगभग एक खेत होता है। तो ये इंसेंटिव का मतलब है बेनिफिट दिया जाएगा हर एक फार्मर को 1500 रुपये। अगर किसी के पास 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, तो फिर उसे 3000 रुपये दिए जाएंगे। किस लिए दिया जाएगा? उस फार्मर को दिया जाएगा जो अपने खेत में डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस की टेक्निक को चूज करेगा। ये क्या है डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस? ये देखो भाई साहब, ये किसान है, ये सीड लगा रहा है राइस के डायरेक्ट। अच्छा, राइस लगाते कैसे हैं? वैसे नॉर्मली ट्रेडिशनली जो खेती होती आई है, कृषि होती आई है, एग्रीकल्चर करते हैं ये राइस की, यानी कि धान की खेती करते हैं, पैडी की, चावल की, वो कैसे होती है? देखो ये है फील्ड, ये फील्ड है। इसके एक कोने में क्या करते हैं किसान? इसकी पौध लगा लेते हैं। पौधा लगा लो, पौध बोल लो या पौधा बोल लो। यहाँ पे सीडिंग लगाएंगे। अब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इसकी मान लो ये पौधा हो जाता है छोटा छोटा, मान लो 3-4 इंच का हो जाएगा। ये 1 महीने तक यहाँ पे लगा रहेगा। अब क्या करेंगे, इतने में पूरे खेत को तैयार कर लेते हैं। इसको मिट्टी को जुताई करते हैं, प्लोइंग करते हैं इसकी ट्रैक्टर से। इसी मिट्टी को ढीला कर लेते हैं, उसमें पानी भर देते हैं। अब इसमें पानी भरा रहता है, पानी भरा रहता है ना, फिर दलदल टाइप बना लेते हैं इसको। अब फिर इसको 1 महीने के बाद यहाँ से जो पौधा लगाया था उसको उखाड़ के कम से कम 6 इंच की दूरी पे या 5-6 इंच की दूरी पे लगाते हैं इसकी। यानी कि लेबर चाहिए उसके लिए बहुत ज़्यादा, ह्यूमन लेबर, क्योंकि हाथ से वो उखाड़ के पौध लगाई जाती है यहाँ पे। अब ये पौधा जब लगाया जाएगा तो यहाँ पे इसमें टाइम भी लगता है, लेबर भी चाहिए, लेबर का खर्चा होता है, और इसमें पानी भी बहुत ज़्यादा खर्च होता है, क्योंकि यहाँ पे पानी खड़ा होना चाहिए इसमें, इस खेत में पूरे में, जब जाके ये पौधा लगाया जाता है यहाँ से। इसको बोलते हैं ट्रांसप्लांटिंग मेथड, ट्रांसप्लांटिंग। यानी कि ट्रांसप्लांट क्या है, यहाँ से उखाड़ के इस पूरे खेत में लगाया जा रहा है। लेकिन इसका अलग से एक अल्टरनेटिव है, यानी कि विकल्प, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। कि डायरेक्ट राइस का जो बीज है, जैसे गेहूं लगाते हैं डायरेक्ट खेत में, ऐसे बीज इस मशीन के द्वारा लगा दिया गया है यहाँ पे। अब इसमें देखो पानी की जरूरत इतनी नहीं पड़ी जितना वहाँ पे पानी की जरूरत पड़ रही थी, क्योंकि अगर पौधा लगाया जाता है यहाँ से उखाड़ के ट्रांसप्लांट, तो इस पूरे खेत में पानी भरा होना चाहिए था, लेकिन इसमें पानी भरने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये टेक्निक अगर जो अपनाएगा किसान, उससे पंजाब की गवर्नमेंट पर एकड़ 1500 रुपये देगी। ये मशीन के द्वारा सीडिंग की जाती है। और इस टेक्निक को तार वाटर, ये तार वाटर या क्या प्रोनाउंसिएशन होगी आप खुद देख लेना, लेकिन आपको इसकी स्पेलिंग पता होनी चाहिए। तार वाटर, DSR या गुड सॉइल मॉइस्चर टेक्निक बोलते हैं इसको। फार्मर इसे बोने से पहले देखो इरिगेशन करते हैं, प्री सोइंग, यानी कि बोने से पहले, इस सीडिंग को लगाने से पहले इरिगेशन करते हैं, जिसको रोनी भी बोलते हैं। इरिगेशन मतलब सिंचाई। खेत में पानी लगाएंगे, थोड़ी नमी बनी रहे, मॉइस्चर बना रहे, ड्राई फील्ड में नहीं होती, बिल्कुल सूखे खेत में नहीं होती है। और प्री कंडीशन ये है कि लेजर लेवल करते हैं। लेजर लेवल का मतलब है, जैसे ये खेत है ना, ये ऐसा नहीं है ऊबड़ खाबड़ होना चाहिए। ऊबड़ खाबड़ कहने का मतलब ये ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, ऐसे कोई मतलब बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए बिल्कुल ये फील्ड। इसके बेनिफिट क्या क्या है, जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया, एक तो पानी की बचत है, 15-20% वाटर की सेविंग होती है इससे। नेक्स्ट ये है, जब इससे पानी की बचत होगी तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी होगा, यानी कि जो ग्राउंड में पानी है उसका लेवल भी ऊपर हो जाएगा। और इसे मैच्योर होने में देखो 7-10 डेज ज़्यादा मतलब कम लगते हैं। जो ट्रांसप्लांट करते हैं ना क्रॉप को, ट्रांसप्लांट करने से 7 से 10 दिन और कम लगते हैं इसे मैच्योर होने में, इस तरह से। नेक्स्ट फ़ायदा ये है, लेबर की प्रॉब्लम है जो, क्योंकि लेबर की शॉर्टेज ऑलरेडी है, और इससे किसानों की जो इनपुट कॉस्ट है, यानी कि प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि लेबर चाहिए उसे पौधे को लगाने के लिए खेत में पूरा। तो इससे लेबर कॉस्ट भी बचेगी, ट्रेडिशनल मेथड में जो लेबर कॉस्ट आती है। और इसमें देखो टाइम भी कम लगता है, क्योंकि जो ट्रांसप्लांटेशन का मेथड है उसमें 30 डेज की ओल्ड पैडी नर्सरी बनानी पड़ती है अपने खेत में, और 30 डेज का जब पौधा है उसे लगाया जाता है। तो इससे टाइम भी बचेगा और लेबर की कॉस्ट भी बचेगी। लेकिन कुछ परेशानियां भी हैं, कंसर्न। एक तो जो सॉइल की सूटेबिलिटी है, ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसमें, क्योंकि इसमें सॉइल देखी जाती है मिट्टी किस तरह की है। लाइट टेक्सचर्ड सॉइल जो है इसमें ये नहीं बोया जाता। इसके मतलब इसके लिए क्या है, ये ऐसी होनी चाहिए सॉइल के मीडियम से हैवी टेक्सचर्ड सॉइल होनी चाहिए, यानी कि सॉइल ऐसी हो, सैंडी लोम हो या लोम हो, क्ले लोम हो या सिल्ट लोम हो, यानी कि ऐसी मिट्टी जो थोड़ा मॉइस्चर
अपना रिटेंशन करके रख सके, यानी कि मॉइस्चर को थोड़ा नमी बना के रख सके मिट्टी। ऐसा ना हो थोड़ी सी धूप पड़ी और उसमें से नमी गायब, उड़ गई, एवेपोरेट हो गई। तो ऐसी सैंडी लोम, चिकनी मिट्टी बोल सकते हो आप, सैंडी लोम थोड़ी रेतीली चिकनी मिट्टी, या लोम चिकनी मिट्टी, क्ले लोम थोड़ी इससे ज़्यादा चिकनी मिट्टी, सिल्ट लोम थोड़ी और ज़्यादा चिकनी मिट्टी, ये समझ लो आप। तो 80% एरिया है जो इस तरह का है स्टेट में, तो इसलिए ये सूटेबल, मतलब इस तरह का एरिया है। 80% खेत, मतलब पंजाब की बात कर रहे हैं, पंजाब स्टेट की बात कर रहे हैं, 80% एरिया ऐसा है। नेक्स्ट ये है इससे कंसर्न कि देखो, जो ये अगर सैंडी या लोमी सैंड में कल्टीवेट किया जाता है इस तरह से डीएसआर टेक्निक के जरिए, डायरेक्ट सीडिंग राइस उगाया जाता है, तो इसमें आयरन डेफिशिएंसी होने की बहुत ज़्यादा, इसमें ये है कि आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है। आयरन मतलब देखो, पौधे को पैडी जो कल्टीवेशन करते हैं उसमें आयरन की कमी नहीं होनी चाहिए, आयरन भरपूर मात्रा में होना चाहिए सॉइल में। लेकिन इस तरह से जो टेक्निक उगाई जाती है, और जो सैंडी और लोमी सैंड सॉइल में ये डीएसआर टेक्निक से पौधा लगाया जाए, मतलब डायरेक्ट सीडिंग लगाई जाएगी पैडी की, तो इसमें आयरन डेफिशिएंसी होने की प्रॉब्लम हो सकती है और वीड की प्रॉब्लम हो सकती है। वीड का मतलब है जो घास उग जाती है ना, अनवांटेड ग्रास होती है उस टाइप की वीड, तो ये अगर जब होगी तो कंपटीशन होगा ना राइस के पौधे में भी और वीड में भी। जो खेत में पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स वो वीड भी ले लेगी, राइस के लिए कम बच जाएगा, तो ये भी एक प्रॉब्लम है इससे। नेक्स्ट ये है कि फील्ड में क्या है, जो ऐसे फील्ड हैं जहाँ पे पहले वर्षों से कॉटन उगाया जा रहा है, मेज उगाया जा रहा है, शुगर केन, कॉटन मतलब आप जानते हो कपास, मेज, मक्का, शुगर केन, गन्ना, जिन खेतों में ये उगाया जा रहा है तो उन खेतों में ये नहीं उगाया जा सकता, इस डायरेक्ट सीडिंग टेक्निक से राइस नहीं उगाया जा सकता। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उन खेत में ना आयरन की डेफिशिएंसी हो चुकी है और वीड की प्रॉब्लम है, तो इसकी वजह से आगे भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यही था इसके बारे में। देखो ये डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, इससे कई बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। और इसके बारे में देखो ये अभी हमने ब्रीफली डिस्कस किया है, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इस पर एक लेक्चर बनाऊंगा, वो 8 से 10 मिनट का अच्छे से लेक्चर होगा, डायरेक्ट सीडिंग के बारे में भी, ट्रेडिशनल मेथड के बारे में भी, दोनों में कंपैरिजन, और राइस के बारे में भी, और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं कितनी बार उनके बारे में भी, और कितना राइस का प्रोडक्शन है, ये सारी डिटेल उस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। या तो आज, अगर आज नहीं तो कल, कल लेक्चर आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इस पे बढ़ने से पहले आज की शायरी, जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है, जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तो उसका बात करने का तरीका भी बदल जाता है। स्टार्ट करते हैं थर्ड टॉपिक। यूएन का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भी है ये, और एक ये ऑर्गेनाइजेशन भी है, ये समझ लो संस्था भी है। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए भी इम्पोर्टेंट है और 3 के लिए भी। देखो ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है जो इसने अभी डिस्कशन किया है इंडिया से, इस ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया से कहा है कि आपके पास वीट है, वीट हम प्रोक्योरमेंट करेंगे आपसे। प्रोक्योरमेंट का मतलब आपसे खरीदेंगे, उपलब्ध कराएंगे, ताकि जो ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे फूड की कमी है, वीट की कमी है, उनको दिया जा सके। वीट की कमी क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है यूक्रेन वार की वजह से। आप सबको पता है रसिया और यूक्रेन का वार चल रहा है, युद्ध, और बहुत सारी कंट्री ना रसिया और यूक्रेन से गेहूँ भी खरीदती थी, और गेहूं के साथ साथ नेचुरल गैस, ऑयल वगैरह ये भी एक्सपोर्ट किया करते थे यूक्रेन और राइस। लेकिन युद्ध की वजह से प्रॉब्लम चल रही है अभी, और इंडिया का जो वीट प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा है, हमारी जितना भी हमारी डोमेस्टिक डिमांड है उससे कहीं ज़्यादा हम वीट एक्सपोर्ट करते हैं। क्योंकि 2020-21 में जो वीट का प्रोडक्शन हुआ था हमारे इंडिया में 109.59 मिलियन टन हुआ था, और 2021-22 में देखें तो लगभग ये 111 मिलियन टन हुआ है। ये हमने कई बार डिस्कस किया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने 2022 में ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस लॉन्च की थी, जिसमें ये बताया था यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरस ने कि यूक्रेन वार की वजह से 3 डायमेंशनल क्राइसिस संकट आने वाला है, फूड, एनर्जी और फाइनेंस का। फूड मतलब वीट की कमी भी हो रही है, और बहुत सारे फूड ग्रेन की, एनर्जी, नेचुरल गैस वगैरह, ऑयल वगैरह की कमी हो रही है, और फाइनेंस की कमी हो रही है। इसकी वजह से पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत सारे जो वनरेबल पीपल हैं, मोस्ट वनरेबल पीपल, यानी कि जो कमज़ोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो प्रभावित होंगे, गरीब पुअर कंट्रीज़ और इकोनॉमी प्रभावित होगी।
ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है जो फूड असिस्टेंस प्रोग्राम है यूनाइटेड नेशन का, यानी कि ऐसी कंट्री जो पुअर कंट्री फूड उपलब्ध नहीं करा पाती अपने लोगों को, तो ये फूड उपलब्ध कराती है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन प्रोग्राम है, मतलब मानवता के बेस पे सहायता की जाती है ऐसी कंट्रीज़ की, ताकि हंगर को मिटाया जा सके और फूड सिक्योरिटी को प्रमोट किया जा सके। हंगर का मतलब है भुखमरी, भुखमरी को ख़त्म करने का इसका मेन टारगेट है। 1963 में इसको बनाया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था फाओ और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने मिलकर। फाओ क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, जो यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है। नेक्स्ट टॉपिक है नैनी माइन। नैनी माइन प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है और 1 के लिए भी। देखो इसे आप, इसमें दो चीज़ याद रखनी है, एक तो नैनी माइन कहाँ पे और किस लिए फेमस है। अभी भाई साहब नैनी माइन इसलिए न्यूज में है, एक तो देखो यहाँ पे यूनियन कोल मिनिस्ट्री है जो, इसने ये यहाँ पे कहा है कि यहाँ पे कोल माइन है तो कोयला निकाला जाए इससे, खदान से। ये ओपन कास्ट कोल माइनिंग की जाएगी, यहाँ पे प्रपोजल रखा है। ये उड़ीसा की अंगुल डिस्ट्रिक्ट में है, उड़ीसा की अंगुल डिस्ट्रिक्ट में है नैनी माइन। नैनी नाम से माइन है, ये खदान है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, यहाँ अगर ये माइन ये निकालना है कोयला, तो यहाँ पे ऑलरेडी एरिया में फॉरेस्ट है और फॉरेस्ट के नीचे कोल है। अब फॉरेस्ट में तो पेड़ है, लगभग 1 लाख से ज़्यादा यहाँ पे जो पेड़ हैं वो काटने पड़ेंगे, जो रिजर्व फॉरेस्ट में भी आते हैं यहाँ पे। और इस फॉरेस्ट में एलिफेंट भी रहते हैं, तो एलिफेंट का जो हैबिटेट है उसको नुकसान भी होगा। भाई साहब हाथी कहाँ जाएंगे, फिर फॉरेस्ट में ही रहते हैं वो तो। जो एक कंपनी है जॉइंट वेंचर कंपनी तेलंगाना और इंडियन गवर्नमेंट की, दोनों की मिला के, ये सिंगारेनी कॉलेरीज कंपनी लिमिटेड SCCL, ये जॉइंट वेंचर कंपनी है। ये जो अंगुल डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा की, वहाँ पे छेंदीपाड़ा तहसील है, यहाँ पे कोल माइनिंग का प्रपोजल रखा है इस कंपनी ने, ये निकालेगी यहाँ से कोल माइनिंग। टोटल जो ये लैंड है यहाँ पे 912.799 हेक्टेयर की लैंड है, इतनी लैंड है, जिसमें से 643 हेक्टेयर के लगभग रिजर्व फॉरेस्ट लैंड में आती है, 140 हेक्टेयर विलेज फॉरेस्ट लैंड में आती है और बाकी की नॉन फॉरेस्ट लैंड में आती है। यानी कि ये वेट कर रही है इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के से क्लियरेंस लेने का, क्योंकि देखो जब इसे कोल माइनिंग करनी है, पेड़ गिराने पड़ेंगे, फॉरेस्ट हटाना पड़ेगा, तो इन्वायरमेंट फॉरेस्ट मिनिस्ट्री है उससे इसे सहमति लेनी पड़ेगी, तब जाके ये इतने सारी जो लैंड है, भूमि है, उसको कोल फील्ड के लिए डाइवर्ट कर सकती है यहाँ पे। और ये गोंडवाना बेसिन में ही है, इसके सदन लोअर गोंडवाना बेसिन आता है, जो हमारे इंडिया का पार्ट है, जो छोटा नागपुर प्लेटू है झारखंड और वेस्ट बंगाल से लेके झारखंड और उड़ीसा में, ये वाला जो है, जैसे ये इंडिया का मैप देखो आप, ये यहाँ से लेके ये जो गोंडवाना बेसिन है, छोटा नागपुर प्लेटू झारखंड में और उड़ीसा में आता है, उसका लोअर पार्ट में ये कोल माइनिंग की जाएगी अगर परमिशन मिल जाती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट से। इसमें लगभग 1,05,092 यानी कि 1,05,092 ट्री गिराई जाएंगी अगर यहाँ पे कोल माइनिंग की जाएगी, यानी कि सारा का सारा लगभग फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड फूड प्राइज। वर्ल्ड फूड प्राइज क्या है? ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इम्पोर्टेंट है और 2 के लिए भी। वर्ल्ड फूड प्राइज अभी दिया गया है, नासा के एक क्लाइमेट रिसर्च साइंटिस्ट हैं। नासा आप जानते हो क्या, कई बार बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, बार बार बताना यार मुझे भी अच्छा नहीं लगता, आपको याद ही होगा। सिंथिया रोजनविग, ये साइंटिस्ट का नाम है, नासा के साइंटिस्ट। नासा एक स्पेस एजेंसी है अमेरिका की, जैसे हमारे इंडिया की इसरो है। इन्होंने फूड के रिगार्डिंग कुछ रिसर्च किया, फूड प्रोडक्शन के रिगार्डिंग, इसलिए इनको वर्ल्ड फूड प्राइज़ दिया जा रहा है। क्या रिसर्च किया इन्होंने? ऐसा फूड तैयार किया है कि जो क्लाइमेट चेंज की वजह से अपने आप को अडेप्ट कर सके। यानी कि देखो क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, तो क्लाइमेट चेंज के हिसाब से फूड को ऐसा डेवलप किया है कि क्लाइमेट चेंज के बदलने पे भी ये फूड उगाया जा सके। इनको देखो लगभग $2,50,000 का कैश प्राइज़ दिया जाएगा इसमें, वर्ल्ड फूड प्राइज़ में। और ये किसी भी इंडिविजुअल को दिया जाता है जो इनोवेशन लाता है, इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए। वर्ल्ड फूड प्राइज़ है जो इंटरनेशनल ऑनर है, इसको वर्ल्ड फूड प्राइज़ फाउंडेशन ही देती है। वर्ल्ड फूड प्राइज़ फाउंडेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो देती है, जो कोई वर्ल्ड में फूड की क्वालिटी को, क्वांटिटी को, अवेलेबिलिटी को इम्प्रूव करने में कोई मान लो रिसर्च करता है तो उसको दिया जाता है। ये किसी भी इंडिविजुअल को या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को दिया जा सकता है, वो फूड सप्लाई में, वर्ल्ड फूड सप्लाई में अगर वो इन्वॉल्व है,
चाहे प्लांट की कोई रिसर्च करे, पौधे की, चाहे एनिमल की, सोशल साइंस में, फूड साइंस में, टेक्नोलॉजी, न्यूट्रिशन या रूरल डेवलपमेंट के लिए कोई रिसर्च करे। एलिजिबिलिटी क्या है, किसी को भी दिया जा सकता है, किसी भी देश का इंडिविजुअल हो, बिना किसी रेस नस्ल के, बिना किसी रिलीजन के, बिना किसी नेशनलिटी, बिना किसी पॉलिटिकल बिलीफ के, डिस्क्रिमिनेशन के, मतलब किसी भी देश का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी नस्ल का हो, किसी भी पॉलिटिकल बिलीफ में उसका मतलब विश्वास हो, कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को, तो ये दिया जा सकता है। कैश प्राइज इसमें हमने डिस्कस कर ही लिया है, इतने का $2.5 लाख का कैश प्राइज दिया जाता है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है सेक्शन 143 इन आईपीसी, इंडियन पीनल कोड में सेक्शन 143 अभी न्यूज में है, बस ये जानना है कि इसमें है क्या, ये आपको पता भी होना चाहिए, और ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जीएस पेपर 2 के लिए भी इम्पोर्टेंट है और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो टॉपिक इकोनॉमी वाले पेपर में आता है जीएस पेपर 3 में। अभी न्यूज में इसलिए है, गुजरात के मेहसाना में ये लोकल मजिस्ट्रेट हैं, लोकल मजिस्ट्रेट ने एक ये एक्टिविस्ट हैं और एमएलए भी हैं, इंडिपेंडेंट एमएलए हैं, जिग्नेश मवानी, गुजरात में, इनके खिलाफ ये सेक्शन यूज किया। इन्होंने देखो जुलाई 2017 में बिना पुलिस की परमिशन लेते हुए आज़ादी मार्च निकाला था, आज़ादी मार्च, तो इन पे ये 5 साल पुराना केस चल रहा है इस सेक्शन में। ये क्या कहता है ये सेक्शन आईपीसी का, इंडियन पीनल कोड, देखो ये बना हुआ है 1860 का, अंग्रेजों के टाइम का, और तब से चला आ रहा है। इसका जो सेक्शन 143 है ये कहता है जब भी मान लो कोई भी अनलॉफुल असेंबली होगी, यानी कि अवैध तरीके से लोगों का इकट्ठा किया जा रहा है और मार्च निकाला जा रहा है बिना पुलिस की परमिशन के, तो उसको 6 महीने की 6 मंथ की सज़ा हो सकती है और उस पर फाइन भी लग सकता है, या तो 6 महीने की सज़ा या फाइन लग सकता है, दोनों भी लग सकते हैं, उसे कैद किया जा सकता है, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। तो ये है इसमें 143 में, यानी कि जैसे अगर आप मान लो किसी डिस्ट्रिक्ट में मान लो आप एक्टिविस्ट का, समाज सेवक का काम करना चाहो और लोगों की गैदरिंग करना चाह रहे हो, तो पहले पुलिस की परमिशन लेनी पड़ती है, तब जाके आप लोगों को इकट्ठा कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है फसई स्टार रेटिंग, ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। फसई आप जानते हो क्या है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये 2006 में एक एक्ट बना के पार्लियामेंट ने इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया था, सांविधिक संस्था है। इसने अभी हेल्थ स्टार रेटिंग की बात कही है, यानी कि अडॉप्ट करने के लिए प्लान प्रपोजल रखा है, ताकि कंज्यूमर क्या है जो अनहेल्थी फूड है उसको खाने से बच जाए। ये रेटिंग क्या है फसई की स्टार रेटिंग, देखो इसमें क्या है, जितने भी फूड आते हैं पैकेजिंग के, जैसे मान लो आप चिप्स खाते हो या कुरकुरे खाते हो या कोई भी ऐसी चीज़ जो पैकेज होके आती है, तो उस पैकेट पे स्टार रेटिंग हो, यानी कि स्टार लगा हो, जैसे हाफ से लेके 5 स्टार तक का इसने प्रपोजल रखा है। डिसाइड किया है कि हाफ स्टार का मतलब है वो अनहेल्दी फूड है, यानी कि खाने के लिए बहुत ही आपके स्वास्थ्य को, हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है, और 5 स्टार का मतलब होगा कि बहुत अच्छा फूड है, यानी कि खाने के लिए हेल्दी है, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। जैसे आपने देखा होगा बिजली के जो भी सामान आते हैं इलेक्ट्रॉनिक, जैसे फ्रिज, कूलर या कोई फ़ैन लेके आ रहे हो या एसी, तो उस पर स्टार रेटिंग लगी होती है ना, उस पर स्टार रेटिंग ये बताता है कि जितनी ज़्यादा स्टार होंगे वो पावर कंजम्पशन कम करेगा, यानी कि कम बिजली लेगा और उतना अच्छा वो क्वालिटी का रहेगा, यानी कि। तो इसी तरह से फूड की स्टार रेटिंग होगी, फूड पे ये होगा फ्रंट ऑफ पैकेजिंग लेवलिंग, FOPL, फ्रंट ऑफ पैकेजिंग लेवलिंग, यानी कि जहाँ पे फ्रंट पे लेबल लगा हुआ है वहीं पे ये स्टार लगा होगा कि कितने स्टार है इस फूड के पैकेज पे। तो ये कंज्यूमर जो अनहेल्दी फूड खाते हैं वो खाने से बचेंगे, कि उन्हें स्टार से पता लग सकेगा ये कि हेल्दी फूड है या अनहेल्दी फूड है। तो ये जो HSR फॉर्मेट है इसका अभी रैंकिंग का, ये देखो साल्ट के बेस पे, शुगर फैट कंटेंट के बेस पे दिया जाएगा, यानी कि साल्ट, शुगर और चर्बी कितनी है, फैट कितनी है, उसमें जो फूड पे पैकेजिंग पे स्टार लेवल लगाया जा रहा है। इसकी वजह से कैलोरी भी काउंट की जा सकेगी, फ्रूट पे, नट्स पे या किसी उस पे फैट, टोटल शुगर, सोडियम कितना है कैलकुलेट किया जा सकेगा स्टार लेवल से। एप्लीकेबिलिटी क्या होगी, किस किस पे लगाया जाएगा, सारे फूड पे लगाया जाएगा। जैसे मान लो कुछ चिप्स है, बिस्किट का पैकेट है, नमकीन, स्वीट्स, मिठाई है, चॉकलेट है, मीट नगेट्स है, कुकीज़ हैं, कोई भी। लेकिन कुछ एग्जाम्पशन भी है, जो दूध वाले प्रोडक्ट है ना, मिल्क या मिल्क के प्रोडक्ट है जैसे छेना या घी, इन पे नहीं लगाया जाएगा। ये फसई ने अपने ड्राफ्ट में भी नोटिफाइड किया था 2019 में, जब ये ड्राफ्ट पेश किया था स्टार लेवल रेटिंग का।
ज़रूरत क्या है इसको लगाने की? ज़रूरत इसलिए, देखो कंज्यूमर क्या है, जब भी कोई फूड ऐसा खाता है ना, कुरकुरे चिप्स वगैरह, तो देखता नहीं है क्योंकि उस पर लिखा हुआ होता है कि उसमें क्या क्या है, लेकिन उसको पढ़ता नहीं है इसमें कितना प्रोटीन है, कितना साल्ट, शुगर, फैट कितना है, इसको बहुत ही कम लोग ध्यान देते हैं। लेकिन स्टार लगा होगा तो लोग जल्दी से उसे आसानी से देख सकते हैं कि 5 स्टार है, अरे अच्छा है, अच्छा फूड है, खा सकते हैं। कम स्टार है, मान लो हाफ स्टार है, तो ये बुरा फूड है, हो सकता है लोग ना खाएं उसको। तो इससे बहुत सारी जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ होती हैं, जैसे मान लो डायबिटीज़ हो जाती है, या उसको मान लो कोई और बीमारी होती है, मोटापा बढ़ जाता है, तो ये मोटापा बढ़ने की जो बीमारी है, ये बहुत सारी बीमारियां कम हो जाएंगी। ऑलरेडी ये 5.87 मिलियन लोगों को ये बीमारियां, मतलब इन बीमारी की वजह से डेथ हो जाती है, इतनी 60% लोगों की डेथ हो जाती है इस नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ की वजह से। तो ये भी घटेंगी और लोगों की हेल्थी चॉइस बढ़ेगी सोसाइटी में। लेकिन कुछ लोग इसका अपोज कर रहे हैं, कुछ एक्सपर्ट अपोज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखो हो सकता है इससे हेल्थ बेनिफिट की बजाय नुकसान हो सकता है। लोग इससे वार्निंग को देखो स्टार लेवल से ये समझे कि स्टार लगा हुआ है, ये अच्छा है, तो ये फूड को और ज़्यादा लें। और दूसरा नुकसान ये होगा कि सेल पे इम्पेक्ट पड़ेगा बहुत सारे प्रोडक्ट की, क्योंकि जब लोगों को पता होगा, मान लो हाफ स्टार वाला फूड ख़राब है, 5 स्टार वाला सही है, तो जो फूड प्रोडक्ट हैं उनकी सेल तो रुक जाएगी। तो ये ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी जो संस्थाएं बनी है जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, वो इसका अपोज कर रही हैं, विरोध कर रही हैं। फसई क्या है? फसई को हमने ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। ऑटोनोमस बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर ही आती है। ऑटोनोमस बॉडी अपने रूल्स रेगुलेशन खुद बना सकती है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 का एक्ट बनाया था, उसके तहत इसको बनाया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था। यही टॉपिक थे आज के। देखो 3-4 टॉपिक हैं मेंस के लिए और प्रीलिम्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए खासकर, वो काफ़ी बड़े हैं, 8-10 मिनट का एक टॉपिक होगा। 4-5 टॉपिक हैं, अगर हो सके तो मैं आज भी लेक्चर बना सकता हूँ टाइम मिला तो, नहीं तो फिर कल उन्हें डिस्कस करेंगे हम। वो टॉपिक न्यूज़ में थे।